नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड चल रहा था। इसके पहले के वीडियोस में हमने उसके अर्थ मतलब ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब क्या होता है, उसके प्रकार, उसके टेक्निक के विषय में पढ़ा। तो दोस्तों, आज हम ऑब्जर्वेशन मेथड के गुण और दोष या कह लें लाभ या कमियां, और इंग्लिश में कहें तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पढ़ेंगे उसके बारे में। तो दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अवलोकन विधि के लाभ, मेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। पहला है दोस्तों, इस विधि द्वारा बालकों के स्वाभाविक और सहज व्यवहार का अध्ययन होता है। दूसरा है, बालकों के व्यवहार का अध्ययन विशेष परिस्थिति में इस विधि द्वारा किया जाता है। तीसरा है, इस विधि का संबंध बालक के वर्तमान से होता है। जो ऑब्जर्वेशन मेथड है उसमें सिर्फ वर्तमान की चीज़ें आती हैं, भूत की चीज़ें नहीं आती, भूतकाल की चीज़ें नहीं आती हैं। एक बार अवलोकन किए गए व्यवहार को उन्हीं जैसी परिस्थितियों में पुनः अवलोकन करने की पूरी संभावना है। अगर एक बार अवलोकन कर लिया तो सेम परिस्थितियों में उसको बार बार अवलोकन किया जा सकता है। और पांचवा है दोस्तों, सीमित साधनों में बालकों के व्यवहार का सरलता से अध्ययन कर पाना इस विधि से संभव है। ये थोड़ा मैंने बता दिया हेडिंग पॉइंट्स, इसको विस्तार से मैं पढ़ के आपको समझा देता हूँ। हालांकि नोट्स तो मैंने पहले ही दे दिया है, फिर भी पढ़ के समझा देना बेहतर होगा। अवलोकन विधि के लाभ। अवलोकन विधि को विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करने की काफ़ी उपयुक्त विधि माना जाता है। इसके मूल में निम्न बातें शामिल हैं। पहला, अवलोकन विधि द्वारा बालकों द्वारा किए जाने वाले सहज एवं स्वाभाविक व्यवहार क्रियाओं तथा चेष्टाओं की बड़े ही स्वाभाविक ढंग से जैसे संपन्न होते हैं, अपने उसी मूल में अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता है। जिस प्रकार का बालकों का स्वाभाविक व्यवहार होता है उसी का अध्ययन ऑब्जर्वेशन मेथड में होता है। दूसरा है, बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने में मनोवैज्ञानिक प्रयोग उस रूप में करना संभव नहीं है जिस रूप में नियंत्रित प्रयोगशाला परिस्थितियों में वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक किया करते हैं। ये जो बालकों के व्यवहार का अध्ययन है, ये जो मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक प्रयोगशाला में अध्ययन करते हैं, उसमें बालकों का व्यवहार जैसा अपेक्षित स्वाभाविक प्रदर्शित होना चाहिए वैसा नहीं होता है। कुत्ते, बिल्ली, चिंपैंजी, कबूतर आदि पर मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रयोगकर्ता की मर्जी के अनुसार किए जा सकते हैं, परंतु ऐसे प्रयोगों को बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सभी परिस्थितियों में कर पाना संभव नहीं है। कुछ वैज्ञानिक ऐसे होते हैं जो पहले जानवरों पे अध्ययन करते हैं, फिर उसको मानव बालकों पे उसको अप्लाई किया जाता है, परंतु ये प्रयोगशाला में संभव है। और जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो प्रयोगशाला में जो प्रयोग कर सकते हैं वो, और ऑब्जर्वेशन विधि में जो अध्ययन होता है वो स्वाभाविक और सहज होता है। तो इसमें आगे क्या कह रहे हैं कि उदाहरण के लिए मानसिक रूप से विकलांग बालकों का अध्ययन उन्हीं बालकों के व्यवहार के अध्ययन से संभव है जो मानसिक रूप से विकलांग हों। अगर हमें मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करना है तो उनके समूह में हमें जा कर के अध्ययन करना होगा। किसी बालक में इस प्रकार की विकलांगता को घटा बढ़ाकर कृत्रिम रूप से पैदा कर अध्ययन नहीं किया जा सकता है। अनाथ बालकों के अध्ययन के लिए अनाथालय में ही जाना पड़ेगा। किन्हीं बालकों को जबरन अनाथ बना करके ये अध्ययन नहीं किया जा सकता है। मतलब जहाँ पे बालकों का स्वाभाविक व्यवहार प्रदर्शित हो वहाँ जा करके ये अध्ययन किया जा सकता है, न कि किसी प्रयोगशाला में ये अध्ययन होगा। और तीसरा है दोस्तों, अवलोकन विधि का संबंध बालक के वर्तमान से होता है, भूत से नहीं। मतलब जो चल रहा है, जो आप व्यवहार वर्तमान काल में प्रदर्शित कर रहे हैं उसी का अध्ययन होगा। पहले कैसे थे उसका अध्ययन नहीं हो पाएगा। अतः यहाँ पिछली बातों को और घटनाओं के बारे में जानने और उनको स्मृति में बनाए रखने की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती है। अवलोकनकर्ता द्वारा अपने अवलोकन के दौरान जो कुछ भी देखा या सुना जाता है उसे नोट कर लिया जाता है। उसी के आधार पर बालक के व्यवहार संबंधी निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जो अवलोकन करता है, जो शिक्षक है, जो बालक के व्यवहार का अवलोकन कर रहा है, वो
वो वर्तमान की चीज़ों को ही नोट करेगा, उसके जो है भूतकाल की चीज़ों से उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। चौथा है दोस्तों, एक बार अवलोकन किए गए व्यवहार के उन्हीं परिस्थितियों में पुनः पुनः अवलोकन करने की पूरी संभावना है। यह कार्य कोई एक व्यक्ति भी बार बार कर सकता है और कई अवलोकनकर्ता मिलकर यह जिम्मेदारी निभा सकते हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में प्रथम अवलोकन के परिणामों की पुष्टि कर पाना पूरी तरह संभव हो सकता है। वही अवलोकन एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही बालक का बार बार अवलोकन किया जा सकता है और जो अवलोकनकर्ताओं का समूह है वो एक ही बालक से बार बार वो अवलोकन करके उसकी पुष्टि कर सकते हैं। और पांचवा, सीमित साधनों में बालकों के व्यवहार का सरलता से अध्ययन कर पाना इस विधि से संभव है। सीमित साधन, इसमें कोई विशेष खर्च या शक्ति या साधनों का उपयोग किए बिना ही अधिक जानकारी इकट्ठा की जा सकती है और इस कार्य के लिए अवलोकनकर्ताओं को कोई विशेष प्रकार के प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो ऑब्जर्वेशन मेथड है इसके लिए विशेष प्रशिक्षण लेने की अवलोकनकर्ता को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब दोस्तों ये तो हो गया अवलोकन विधि के लाभ। कुछ कमियां भी हैं, उसे भी देख लेते हैं। पहला है कमी दोस्तों, प्रशिक्षित अवलोकनकर्ताओं का अभाव। यह ऑब्जर्वेशन मेथड में जो ट्रेंड अवलोकनकर्ता होते हैं वो उनकी कमी होती है। अवलोकन विधि की सफलता अवलोकनकर्ता की अवलोकन संबंधी योग्यता पर निर्भर करती है। अवलोकन विधि की सफलता अवलोकनकर्ता की अवलोकन संबंधी योग्यता पर निर्भर करती है। प्रशिक्षित एवं योग्य अवलोकनकर्ता के अभाव में इस विधि में समुचित उपयोग की आशा नहीं की जा सकती है। जो प्रशिक्षित अवलोकनकर्ताओं का इसमें अभाव होता है। दूसरा है आत्मनिष्ठा संबंधी दोष। दूसरा दोष, आत्मनिष्ठा को लेकर अवलोकन के आधार पर किसी दूसरे के व्यवहार के बारे में विचार प्रकट करते हैं तो हमारी स्वयं की अपनी भावनाओं, विचारों और दृष्टिकोणों का प्रतिबिंब उसमें झलकता है। अगर हम किसी के व्यवहार का अवलोकन कर रहे हैं तो साथ में हमारा भी व्यवहार उसमें झलकता है। तुलसी की शब्दावली में जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी वाली परिस्थिति हम लोगों की भी बन जाती है। एक सात्विक विचार वाले व्यक्ति को सभी साधु नज़र आते हैं जबकि एक शंकाशील व्यक्ति सभी के चरित्र को संदेह की दृष्टि से देखता है। तीसरा है पक्षपात एवं द्वेषपूर्ण दृष्टि। केवल आत्मनिष्ठा ही नहीं बल्कि पक्षपात और द्वेषपूर्ण दृष्टि भी हमारे अवलोकन के परिणामों को विशेष रंग में रंगने का प्रयत्न करती है। हमें अपने प्रियजनों और कृपा पात्रों में कोई भी दोष नज़र नहीं आता है। जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे हमारा लगाव है, उसके अंदर हमें कोई कमी नज़र नहीं आती है। जबकि जिसमें हमारी कुछ खटपट हो जाए, जिससे हमारा कुछ झगड़ा हो जाए और हमारे स्नेह का भाजन नहीं, सदैव हम कोई न कोई दोष उसके अंदर निकालते हैं जिससे हमारी खटपट है अथवा उनके बारे में बहुत सारे संदेह हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं। चौथा है विश्वसनीयता का अभाव। विश्वसनीयता एवं यथार्थता का अभाव। इस विधि द्वारा किसी व्यक्ति के ऊपरी व्यवहार मतलब जैसे बाहर से उसका व्यवहार, एक्सटर्नल व्यवहार दिख रहा है, का अवलोकन कर उसकी मानसिक प्रक्रियाओं और व्यक्तित्व के बारे में कुछ जानने का दावा किया जाता है, परंतु इस दावे में विशेष बल दिखाई नहीं देता है। ऊपर से व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है ये उसके आंतरिक जो अवलोकन है, आंतरिक व्यवहार को प्रदर्शित नहीं करता है। अवलोकन का ढंग कितना भी अच्छा क्यों न हो, दूसरे व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में क्या चल रहा है ये हम नहीं जान सकते। मानव स्वभाव बड़ा विचित्र है। एक बुरा व्यक्ति जो अपने भाव को छुपाने में थोड़ा बहुत भी सिद्धहस्त है, ऊपरी व्यवहार से अपने आप को बहुत शिष्ट एवं चरित्रवान सिद्ध कर सकता है। जो एक व्यक्ति है और जो बुरा व्यक्ति है, फिर भी वो जब अवलोकन हो रहा है उस समय वो बहुत अच्छा करने की कोशिश करता है, जबकि एक अच्छा व्यक्ति अपने अनौपचारिक एवं स्पष्ट व्यवहार के कारण लड़ाकू, ज़िद्दी, मूर्ख तथा असभ्य ठहराया जा सकता है। जो अच्छा व्यक्ति है वो भी
इस ऑब्जर्वेशन मेथड में मूर्ख, जिद्दी, लड़ाकू या असभ्य ठहराया जा सकता है। अतः अवलोकन विधि द्वारा किए गए परिणाम सभी परिस्थितियों में विश्वसनीय एवं यथार्थ नहीं हो सकते। पांचवा है दोस्तों, घटनाओं की आवृत्ति या पुनरावृत्ति में कठिनाई। व्यवहार संबंधी घटनाओं को स्वाभाविक रूप से घटने तथा उन्हें दोबारा देखने के लिए काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ता है। एक बालक का स्वाभाविक व्यवहार एक ही बार प्रदर्शित होगा, घड़ी घड़ी प्रदर्शित बार बार नहीं होगा। किसी विशेष परिस्थिति में वो बालक वैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है। इस तरह किसी बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व संबंधी सभी बातों को अवलोकन के द्वारा अध्ययन करना काफ़ी लंबा, अरुचिपूर्ण और दुस्साहस कार्य बन जाता है। छठवां है, संपूर्ण व्यवहार की जांच संभव नहीं है। अवलोकन द्वारा बालक के संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व की जांच संभव नहीं है। अवलोकन विधि का प्रयोग व्यवहार करने के लिए आंशिक रूप से ही संभव है। बालक के संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष का आकलन इस विधि द्वारा असंभव ही है। बालक के बाहरी व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है, बालक के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है वो इस विधि द्वारा नहीं जाना जा सकता है, एकदम असंभव है। आंतरिक व्यवहार और व्यक्तित्व के भीतरी आवरण तक पहुंच पाने का काम ऊपरी और बाह्य अवलोकन द्वारा नहीं हो सकता है। अवलोकन तो चेतन व्यवहार का ही कुछ सीमा तक अध्ययन कर सकता है, अवचेतन और अर्धचेतन तक पहुंच पाना इसके सामर्थ्य से बाहर है। लास्ट है, परिणामों को नोट करने में कठिनाई। अवलोकन के परिणामों को नोट करने में कठिनाई आती है। अवलोकन द्वारा अवलोकन की बातों को नोट करके रिकॉर्ड करने में भी कठिनाई आती है। दो कार्य एक जैसी कुशलता से कर पाना कठिन होता है। बहुत सी बातें अच्छी तरह अवलोकन करने पर भी नोट करने से रह जाती हैं। दूसरा, जो कुछ दिख रहा है या सुनाई दे रहा है उसकी अस्पष्टता अथवा अवलोकन में रह जाने वाली कमी भी अवलोकन के परिणामों में अविश्वसनीयता ला सकती है। टेप, कैसेट, कैमरा, दूरदर्शन आदि आधुनिक साधनों का प्रयोग सभी के वश की बात नहीं होती है और फिर उसका प्रयोग करने में भी कठिनाई होती है। ऐसा इंतजाम करके अवलोकन करवाने को कोई राजी होगा, फिर राजी भी हो गया तो उसका व्यवहार स्वाभाविक कहाँ रह जाएगा। अगर बच्चा जान रहा है कि उसके व्यवहार को टेप किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है, दूरदर्शन पर प्रदर्शित किया जा रहा है, तो उसका स्वाभाविक व्यवहार प्रदर्शित नहीं होगा। तो दोस्तों, आज हमने अवलोकन विधि के विषय में यहाँ तक लाभ और दोष समझ लिए और इसका निष्कर्ष थोड़ा पढ़ के मैं बता देता हूँ कि इस प्रकार हम देखते हैं कि अवलोकन उपागम या विधि को ठीक प्रकार से उपयोग करने के रास्ते में कई बाधाएं हैं तथा अवलोकन उपागम या विधि की विश्वसनीयता एवं यथार्थता भी संदिग्ध है, परंतु इन सभी कमियों को काफ़ी सीमा तक दूर कर पाना कठिन होते हुए भी असंभव नहीं कहा जा सकता। एक अच्छा अवलोकनकर्ता अपनी लगन और निष्ठा से अवलोकन द्वारा बालकों के व्यवहार संबंधी बातों का समुचित अध्ययन करता है। सीमित साधनों के अंतर्गत बाल मन एवं व्यवहार का अध्ययन जितना इस विधि द्वारा संभव है उतना किसी और विधि द्वारा संभव नहीं है। इस बात को सदैव ही अवलोकनकर्ता द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने अवलोकन विधि के लाभ और जो उसमें कमियां हैं वो उसके विषय में पढ़ा और ये ऑब्जर्वेशन मेथड ख़त्म हो गया और अगले लेक्चर में हम एक्सपेरिमेंटल मेथड और क्लिनिकल मेथड के विषय में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।